हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आज जो टेस्ट हो रहा है उसका उसको डिस्कस करते हैं, टेस्ट पेपर। और इसमें सिलेबस स्ट्रेट लाइन का पूरा पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पार्ट है। यानी कि उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्लोप और सेंटर्स, सिर्फ वही टॉपिक है। पीएनसी एंड बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट चैप्टर है ना, ठीक है। तो बस ये कौन सा पेपर है वो बता देता हूँ। जिस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर उसका ये पेपर है। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा, उसका सिलेबस जो रहेगा उसमें स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, जो भी डेट रहेगा उसको मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे। आज 5 फेब है तो आप ले लीजिए, नेक्स्ट डेट आप पता कर लो। पीएनसी नहीं, उसमें पीएनसी नहीं आएगा नेक्स्ट सिलेबस, उसमें स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा वहाँ पर, और बाइनोमियल थ्योरम पूरा, ठीक है। आज वाले में स्ट्रेट लाइन पूरा नहीं है, ठीक है। तो चलो पेपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, द वैल्यू ऑफ 15C0 का स्क्वायर माइनस 15C1 का स्क्वायर प्लस 15C2 स्क्वायर कहाँ तक, माइनस 15C15 का स्क्वायर तक। तो देखो ये इसमें क्या किया हुआ है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है उनको प्रोडक्ट कर दिया गया। 15C0 15C15 फिर अब अच्छा दूसरे वाले को मैंने जो 15C0 था उसको मैंने 15C15 लिख दिया, माइनस 15C1, फिर 15C1 को 15C14 लिख देंगे, एंड सो ऑन। ऐसा लिखने में आ जाएगा। तो 15C15 और लास्ट वाला हो जाएगा 15C0, ठीक है। ये बात समझ में आया सबको। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स, ठीक है। जो 15C0 15C1 15C15 निकला होगा वो 1 प्लस एक्स एस टू 15 के एक्सपेंसेस से निकला होगा, इसको हमने एक्सपेंड किया होगा। 15C0 प्लस 15C1 तो 15C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक 15C प्लस 15C15 के एक्स पावर 15 तक। फिर 1 माइनस एक्स पावर 15 जो है, जो दूसरे क्वेश्चन आया होगा 15C15 माइनस 15C14, ये वाला, ये कैसे आया होगा, 15C0 माइनस 15C1 एक्स प्लस 15C2 एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे आया होगा ये। तो इसमें फिर आएगा प्लस, आया होगा 15C14 एक्स पावर 14 माइनस 15C15 एक्स पावर 15। तो देखो हर टर्म में जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उनका सम जो है वो 15 आ रहा है ना। तो एक्स पावर 15 का कोफिडेंट आया होगा किसमें, इन दोनों एक्सपेंशन के प्रोडक्ट में, है ना, क्योंकि भाई 15C0 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 15C15 से, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। और 15C1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15C14 से। अच्छा इसमें से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो पहले एक बार, है ना, ताकि वो सेम दिख जाएगा, है ना। भाई एंड में क्या आ जाएगा, 15C15 जैसे यहाँ पर, और 15C0 तो प्लस वाला आ जाएगा वो, ठीक है। तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो पहले, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट से हमको दिखने लगेगा जो हमको चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, एक्स पावर 15 का कोफिडेंट चाहिए, कोफिडेंट ऑफ एक्स रेस टू 15 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 15 एंड 1 माइनस एक्स रेस टू 15, ठीक है ना। और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो या पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 15। अब इसमें क्या एक्स पावर 15 का कोफिडेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसके सारे पावर जो है इवन आएंगे। यानी कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्स का पावर इवन ही आएगा हमेशा, 15 कभी नहीं आ सकता। तो आंसर हो जाएगा 0, सी ऑप्शन, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाइनोमियल थ्योरम का ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सवाल में लिखा हुआ है सेकंड वाले में कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड द -2,1 इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस इन द रेशियो, ठीक है। तो
मान लेते कि डिवाइड कर रहा है K:1 रेशियो में, है ना, K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज 1,2 और -2,1। तो ये क्या हो जाएगा, -2K + 1 K प्लस K+2 ठीक है, बस मतलब समझ गया ना बात को। बहुत सिंपल सवाल है। फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 K+2 अपन K+1 = 7। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और आंसर फाइनल से निकाल लेते हैं इसका ना, K+1 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो -6K + 3 + 4K + 8 और 7K + 7। तो 7 और 4 11 हो गया, 11 प्लस नहीं 7 - 4 करना पड़ेगा ना, तो उधर 3 बचेगा और 6 ऐड कर देंगे तो 9K हो जाएगा। और 8 और 3 11 हो गया, 11 में से 7 माइनस कर दो, 4 बचेगा। तो 4:9 आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन हो जाना चाहिए ना। कैलकुलेशन आप देख लेना, हो सकता है थोड़ा हो जाए, बट जहाँ तक सही लग रहा है मेरे को ना। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स इन कॉन्सोनेंट वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स। तो या तो ऐसा हो जाए इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो 2 वोवेल्स होनी चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, और रिपीटेशन अलाउड है ना भाई। तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, रिपीटेशन अलाउ है तो कैसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना, कैसेस बन जाएंगे यहाँ पर कि भाई 2 ओवल्स ले रहे हैं हम। ओवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। मान लो कि 5 में से एक ओवल लिया और एक लिया, पहले ना एक लिया और उसको रिपीट कर दिया, है ना, जिससे मान लो सपोज करो कि ए ले लिया, उसको रिपीट कर दिया, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट है, उनमें से भी एक ही कॉन्सोनेंट लिया और उसको रिपीट कर दिया। सपोज करो कि वो के रहा होगा, उसको रिपीट कर दिया। तो वर्ड्स कैसे बन जाएंगे, ये तो हमने चूज कर लिया, और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएगा। ये तो केस नंबर 1 हुआ। फिर केस नंबर 2, उसमें मान लो कि हमने 5 में से 2 ले लिए कॉन्सोनेंट्स, सॉरी वोवेल्स, दोनों डिफरेंट ले लिए, जैसे एक ए ले लिया तो एक ई ले लिया। वोवेल्स हमने आइडेंटिकली लिए, जैसे के ही लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वोवेल्स आप जो है 5C1 कर दो, एक को रिपीट कर दो, ए को रिपीट कर दो, और कॉन्सेंट को एक के ले लो, एक एल ले लो, यानी कि 21C2, है ना, और सबको फाइनली मल्टीप्लाई कर दो फिर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। समझ गए बात को। और एक केस 3 भी बनेगा, जिसमें क्या करेंगे हम कि 5 में से 2 ले लिए हमने वोवेल्स, और 21 में से 2 कॉन्सोनेंट ले लिए, और वो सारे डिफरेंट बन जाएंगे, तो मतलब उसमें सारे लेटर्स डिफरेंट आ जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका सम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा सब आंसर इसका निकालने में, बट हो जाएगा। आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विद सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 43, है ना भाई। 5 डिजिट नंबर जो है उनका सम 43 लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यार अगर 5 डिजिट नंबर सारे 5 के 5 डिजिट जो है 3 4 5 9
9 9 9 9 हो जाए तो 45 होता है, जबकि हमको 43 लाना है। तो सारे तो 9 नहीं रख सकते, तो यहाँ पर भी आपको कैसेज ही बनाना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 में क्या किया, 45 हो रहा है ना भैया ना, तो दो जो है मतलब 2 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 रख दिया ना, 7 रख दिया। अब ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे, ये तो एक नंबर मतलब ऐसा मान लो कि तो एक नंबर बना दिया हमने, बट ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, ऐसे बन जाएंगे टोटल नंबर्स 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ना। 4 9 जो है आइडेंटिकल है। फिर केस नंबर 2, अब एक हम ये कर सकते हैं कि 3 9 ले लिया और 2 8 ले लो, 43 हो रहा है सब, है ना। और यही आखिरी केस है, मतलब और कोई केस नहीं बनेगा इसमें, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 43 सम करना पड़ेगा हमको। तो अगर सारे 9 ले लेंगे तो फिर 45 होगा, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा, ये तो 5 आ रहा है और ये 5C2 बनेगा, 5C2 का वैल्यू 10 होता है, तो 15 आंसर आना चाहिए। 15 ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाइनरी थ्योरम का सवाल है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू n। तो ये ऐसे लिखा हुआ है भाई 1 + x का स्क्वायर है। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा यहाँ पे ना इस चीज़ को, 1 + x का स्क्वायर है तो उसको 1 + x² + 2x ऐसे लिख दो, और 1 - x - 2 है, तो उसको आप नेगेटिव या जो रेशनल इंडेक्स हमने पढ़ा है या जिसको एनी इंडेक्स बोलते हैं, उसके एक्सपेंसेस को ओपन कर दो, उसका जो फॉर्मूला होता है मतलब। तो उसमें क्या होता है कि 1 प्लस ना, कौन से वाले एक्सपेंशन की बात करूँ, ये क्या बनेगा, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 1 - x पर -2 बनेगा, तो उसको फॉर्मूला लगा देंगे 2C1x 3C2, एक एक बढ़ाते चले जाओ, ऐसे आता चले जाएगा। और x टू n का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा, n+1 CN आ जाएगा, यानी कि n+1 ही लिख देता हूँ उसको ना। आगे और भी टर्म्स आएंगे बट ठीक है ना, इन्फिनिट तक चलता है क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स होते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ बस ये मेंशन करना चाहिए था कि x का जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ये चीज़ इसको मेंशन करना चाहिए था यहाँ पर, बट ठीक है ना। तो x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो 1 तो मल्टीप्लाई कर दो आप x पावर n से सीधा, है ना, तो n+1 आ जाएगा। x² को मल्टीप्लाई कर दो x टू n-2 से, तो जो उसका कोफिशिएंट आएगा उससे एक ज़्यादा है, उसके पावर से एक ज़्यादा आएगा, यानी कि n-1 आ जाएगा। अच्छा, 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें 2 भी रहेगा x पावर n-1 से, तो यानी कि उसका कोफिशिएंट n होगा, तो 2n बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3n, नहीं 2 3 4 सॉरी 4n है ना, 4n। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला अगले सवाल में, अ ट्राइंगल has a vertex at 1, 2 and the midpoint of the two sides through it are this and this, then the center of the triangle। तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, है ना भाई। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको जिसका एक वर्टेक्स जो है 1, 2 है, और जो बाकी जो दो साइड है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो -1, 1 है मिड पॉइंट, और दूसरा जो मिड पॉइंट है वो 2, 3 है। सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए आप क्या करो, ये वाला पॉइंट निकाल लो, है ना, बात समझ गए ना। तो मतलब ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला वर्टेक्स निकालो, बी और सी वर्टेक्स निकालो, आंसर आ जाएगा। क्या, और बी और सी वर्टेक्स तो आप मिड पॉइंट से निकाल ही दोगे, है ना, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे सवाल को, ठीक है, या फिर ऐसे एक और तरीका बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका मेरे को अभी माइंड में आया। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या ये पैरेललोग्राम आपको नजर आया, ये देखो, ये साइड पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके ना, तो ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होता है डायगोनल में कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करेंगे तो यानी कि उससे क्या होगा कि इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये वाला होगा, मतलब
मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मतलब कहीं पे भी बाइसेक्ट, जहाँ पर भी बाइसेक्ट करेंगे यहीं पे करेंगे, तो ये मिड पॉइंट इन दोनों का होगा, तो कितना आ जाएगा मिड पॉइंट देखो 1/2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये 3 1 है ना, 3 1 है ये, तो 3 + 1 4/2 2 आ जाएगा। अच्छा ये पॉइंट जो है ना इन दोनों का भी मिड पॉइंट होना चाहिए, तो इसको अल्फा कॉमा बीटा मान लो, तो अल्फा + 1 / 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी अल्फा आ गया 0, और बीटा + 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 नहीं 4 आएगा ना, /2 भी तो बीटा + 2 / 2 इक्वल टू 2, यानी कि 4 हो गया, यानी कि बीटा इक्वल टू 2 आ गया, तो यानी कि ये हो गया। अब उससे फ़ायदा क्या होगा ना, ये जो मिड पॉइंट आ गए यहाँ से ना, अब मिड पॉइंट से जो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड आएगा वो ABC का सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक है। तो -1 + 2 + 0 / 3 कोमा 1 + 3 + 2 / 3, ये सेंट्रोइड हो जाएगा। ये सेंट्रोइड इस जो मिड पॉइंट वाला ट्रायंगल है उसका भी होगा, तो और ABC का भी सेम ही होगा, तो 1/3 और ये आ जाएगा 2, तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। आप बी और सी निकाल के भी कर लो, है ना, ठीक है, वहाँ से आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो ये सवाल तो बड़ा बहुत स्टैंडर्ड है कि XYZ 3 पर्सन्स है, और 24 को हमने प्राइम नंबर्स के पावर में इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि 2³ × 3 का पावर 1। अब जो ये 3 2 है हमारे पास, 2 जो है 3 बार है, मतलब कि 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 2 2 2 है ना, और एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है 3, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन XYZ 3 लोगों को ना, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को इन तीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला सीधा हमारे पास में n + r - 1 CR - 1। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो n 3 ऑब्जेक्ट है और r 3 पर्सन है, तो n + r - 1 CR - 1 इंटू 3/1, मतलब एक ही 3 है हमारे पास, है ना, उसको 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 में से किसी को भी दे दो उसको, तो आंसर आ जाएगा। तो ये बन रहा है यहाँ पर 5C2 × 3, यानी कि 10 × 3 30, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया कि देयर आर 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 of which are in a straight line except 8 which are all in straight line. Number of triangles that can be formed by joining them equal. मतलब 16 पॉइंट्स एक प्लेन में, उनमें से 3 को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना है। कोई भी 8 जो है एक्सेप्ट 8 जो है, नो 3 ऑफ विच आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 8 पॉइंट, मतलब 16 में से 8 पॉइंट जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में है। अब एक लाइन में 8 पॉइंट होने का मतलब है कि उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो टोटल कितने ट्राइंगल बन पा रहे थे पहले, अगर मान लो सारे जो है पॉइंट जो है वो होते, सारे पॉइंट जो है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ना होते ना, कोलिनियर नहीं होते, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते उन 16 में से, तो 16C3 ट्राइंगल बन जाते, बट उन 8 पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो उनसे तो कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो जो 8C3 ट्राइंगल हम बना रहे होंगे, 8 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहे होंगे, वो वाले केसेस हम माइनस कर देंगे, मतलब इतने ट्राइंगल माइनस हो जाएंगे। उन 8 पॉइंट को ज्वाइन करने से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई ना यहाँ पर। इस टाइप के सवाल हमने लेक्चर में किए हुए हैं बहुत सारे, तो मतलब बहुत आराम से सवाल हो गया होगा ये। और इसको तो जो है इसका वैल्यू फाइनल निकाल दो आप यार, है ना, 8 × 7 × 6 / 3 × 2 × 1, ठीक है ना। ये 6 गया, ये 3 से 15 5 बार गया, 2 से 14 7 बार, और 16 × 5 हो जाता है 80 × 7 कर लो, 8 7 56 560 माइनस 56 इक्वल टू 504, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला सवाल है 9 की नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द ग्रिड सोन विच आर नॉट स्क्वायर।
ठीक है ना। कितने रेक्टेंगल्स है जो कि स्क्वायर नहीं है। तो बड़ा जो है किया हुआ है सवाल है तो यार, है ना, हमने ऐसा सवाल किया है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो कि स्क्वायर नहीं है। तो देखो यार, पहले तो रेक्टेंगल्स निकाल लो, कितने रेक्टेंगल्स टोटल हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 7 वर्टिकल लाइन है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उनको चूज, उनमें से 2 चूज कर लो, 7c2 इंटू 5c2, इतने जो है रेक्टेंगल्स बन जाते हैं टोटल। अब उसमें स्क्वायर्स भी काउंट हो जाते हैं। माइनस अब स्क्वायर के लिए क्या कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 है ना, तो यानी कि 4 इंटू 6 स्क्वायर बनेंगे 1 यूनिट लेंथ वाले ना, 1 यूनिट मतलब जिसका एक डिब्बा वाले हैं, मतलब इसको 1 यूनिट लेंथ, उसका साइड लेंथ 1 यूनिट मान लिया। अब ऐसे कितने बनेंगे 2 यूनिट लेंथ वाले, जैसे ये 2 यूनिट लेंथ का है, 2 यूनिट लेंथ का है ये, तो ऐसे बन जाएंगे 3 इंटू 5, फिर 3 यूनिट लेंथ वाले बन जाएंगे 2 इंटू 4, और फिर एक बन जाएगा, मतलब 3 बन जाएंगे 1 इंटू 3 वाले ना, मतलब सॉरी 4 यूनिट लेंथ वाले जो है 3 बन जाएंगे। तो बस आंसर ये आ जाएगा, और क्या, इसको निकाल दो आप। मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x4 एंड x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी अल्फा एंड बीटा, देन द अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। कोफिशिएंट ऑफ x4 और x स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो कि अल्फा बीटा है ना, और वो क्या है, इक्वल है। नहीं, वो कोफिशिएंट का वैल्यू बताना है। तो x4 का कोफिशिएंट, अच्छा पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको आप a प्लस बी रेशो 6 प्लस a माइनस बी रेशो 6 ऐसे लिखेंगे, और बीच में ऐड कर देंगे, दोनों को एक्सपेंशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा ना, 61 63 वाले हट जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव आएंगे और उसमें ये नेगेटिव आ जाएंगे, 61 63 वाले। तो और बाकी 2 टाइम्स हो जाएंगे। कौन से 2 टाइम हो जाएंगे, 60 वाले। अब 60 में क्या आ जाएगा, x6 आएगा, फिर 62 आएगा, उसमें x2 तो 4 आएगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट का पावर 2 आएगा, तो रूट हट जाएगा, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। फिर प्लस 64 आ जाएगा, जिसमें ये एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। फिर 66 होगा, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई फिर बोल रहे हैं कि x4 का कोफिशिएंट अल्फा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बीटा है। तो x4 कहाँ पे बनेगा, देखो x4 एक तो यहाँ बन रहा है, जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, बाहर 2 भी, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 इंटू 6c2 और माइनस, तो माइनस लगा दो। और कहाँ बनेगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यार क्या बनेगा, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, ठीक है। तो और बाहर x स्क्वायर है, लेकिन बाहर x स्क्वायर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x4 बन जाएगा। और ये 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 64 और इंटू -2। मतलब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लो तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा यहाँ। तो a क्यूब आ गया, x6 को तो हटा दो, चलो ठीक है लिख दो। फिर -3x4 प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का 1 ना, ये क्यूब ओपन कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे x4 बन रहा है, -3 आएगा उसका कोफिशिएंट, -3 66, तो ठीक है, तो -3 लिख देते हैं। तो ये तो आ जाएगा अल्फ़ा, और बीटा आएगा, और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। और बीटा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मुझे लगता है अब तो जस्ट कैलकुलेशन ही बाकी रह गया, वो आप लोग कर लोगे, है ना। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 64 और इंटू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, प्लस 6c6 और इंटू 3, बस आंसर आ गया यार, बस खत्म, है ना। और बाकी कैलकुलेशन वगैरह कर लो यार। आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब ओरल सवाल है, इसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, है ना। ये तो इसका आंसर आ जाएगा 45c, कितना, आर को लिख दोगे आप, कितना 23 माइनस आर लिख दोगे, तो 45c 23 आंसर आ जाएगा, या फिर 45c 22, है ना। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, है ना, बहुत सारे बच्चे ऑफेंड ना हो जा रहे यार, ये क्या बोल दिया सर ने, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मतलब प्रोडक्ट ऑफ
बाइनोमियल टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, या टू बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोडक्ट से निकाला गया होगा, जिसे हमने फर्स्ट वाले किया था ना वैसे ही। तो इसमें जो ये जो एक्सपेंशन आएगा वो दोनों सेम ही आएगा, मतलब वन प्लस एक्स पावर 22 एंड वन प्लस एक्स पावर 22। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स पावर 44 हो जाएगा। नहीं, ये इस वाले में 43, इस वाले में 23 आएगा, इसमें 22 आएगा, इसमें 23 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ, इस वाले में 23 आएगा क्योंकि इस वाले में यहाँ 23C आ रहा है, तो टोटल 45 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट किसका चाहिए, यहाँ देखो, अब इनके लोअर सबस्क्रिप्ट का एडिशन करो भाई। आर को हमने पास्कल मिरर फॉर्मूला से 23 माइनस आर लिख दिया, तो दोनों का सम करेंगे तो 23 आएगा। तो बस आपको कोफिशिएंट ऑफ 23 चाहिए, तो इसमें कोफिशिएंट 23 कैसे निकलेगा, 45C 23 से, बस आ गया आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे ना क्या लिखा है इसमें, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस x प्लस वाई रेस टू 5 फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड टर्म। तो देखो सेकंड टर्म तो क्या हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा कोफिशिएंट उसका, और थर्ड टर्म 5C2 हो जाएगा। तो यार ये तो मतलब बहुत बचकाना सवाल हो गया, इतना आसान वाला फ्री के मार्क्स वाली बात हो गई है, तो बच्चों को है ना, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे सवाल को देखने के बाद। ठीक है ना। और जिसका सवाल ना हो फिर वो सोच लो यार, है ना, क्या करना है उसको फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 13 इस पे आते हैं, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज 64 फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो पहले तो n निकालो यार, है ना। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें तो सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए x और y को 1 1 डाल दो, तो 2n आ जाएगा जो कि 64 होगा, और यहाँ से n आ जाएगा आपके पास 6। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है इसमें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएगा ओनली, तो उसी को मैक्सिमम करना है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पर 6 ही आ रहेगा जनरल टर्म की बात करें तो, और ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब R3 हो जाएगा, है ना, पढ़ा हमने कि अगर यहाँ n इवन होता है तो R n/2 हो जाता है सीधा। तो 63 ग्रेटेस्ट हो जाएगा और उसका वैल्यू 20 आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। ये भी मतलब जैसा पढ़ाया गया था उस एकदम वही सवाल दे दिया गया, तो वाली बात हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 से लेकर के NC8 तक फॉर द एक्सपेंशन ऑफ P प्लस क्यू पावर 9। तो इसमें टोटल 10 टर्म आएंगे, है ना, 9C1 से लेकर के 9C9 तक, सॉरी 9C0 से लेकर के 9C9 तक 10 टर्म आ जाएंगे। उसमें से इन 5 का सम पूछ रहे हैं, तो इनका सम तो 2 कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 2 9 -1 यानी कि 2 8, यानी कि आ जाएगा 2 8 आ जाएगा 256। अगला सवाल, एडिशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स a square b square and a cube b power 1 इन द एक्सपेंशन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ द कोफिशिएंट, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट की बात करें तो क्या आएगा यार, बताओ। अरे कट के देख लो यार, 4C2 आ जाएगा, और क्या, इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा a³ b1 पे क्या आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 4C1 आएगा, है ना भाई। b में बढ़ते हुए जाएंगे तो ना, b को बढ़ा रहे हैं हम, तो 4 + 6 10 हो जाएगा आंसर, क्या, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं तो। अब अगला सवाल इसमें बोला है कि इन द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6 देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, क्या होगा। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब हमने क्या करना है, इसको पहले आगे इसको बढ़ाते हुए लिख दो, है ना। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल दो, यानी कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या आ जाएगा, NC4 कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/4 का पावर 2 पावर 1/4 का पावर n-4,
n-4 डिवाइड बाई 4 और 3 पावर 1/4 का पावर कितना 4। ये तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो गया। अब इसका रेशियो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड के लिए क्या करो, इसको बढ़ा दो, है ना भाई, इसको बढ़ा दो, पीछे वाले को बढ़ाओ, तो उसमें भी वही क्या करेंगे, NC4 कर देंगे। और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 2 पावर 1/4 पर पावर इसके पावर 4 लगा दूंगा और 3 पावर 1/4 पे पावर लगा दो कितना, n-4 इक्वल टू √6/1। बस अब तो इसको सोल्व करना है, तो n निकाल दो यहाँ पर, और क्या। तो ये गया NC4 से NC4 गया, और अभी क्या बन जाएगा, n-4/4 था, ये 4/4 है, तो n-4 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे 3 को भी ऊपर भेज दो। अच्छा ये देखो 3 पावर n-4/4 बनेगा, ऊपर जाएगा तो, और ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाला, है ना, यानी 3 पावर 4/4 डिनोमिनेटर में है, तो -4 कर देंगे इक्वल टू 6 पावर 1/2। तो ये 3 × 2 6 बन गया, पावर दोनों का सेम है। 6 पावर कितना हो गया, n-8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6 पावर में 1/2, n-8 इक्वल टू 2, n इक्वल टू हो जाएगा 10। तो n10 आ गया। क्या पूछे, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो थर्ड टर्म के लिए n10 हो गया, तो 10C2 हो जाएगा थर्ड टर्म, और 3 पावर 1/4 का स्क्वायर कर देंगे और 2 पावर 1/4 का पावर 8 कर देंगे। अब देख लो यार आंसर क्या आएगा, 10C2 कितना होता है, 10 × 9 डिवाइड बाई 2, 45 हो जाएगा, इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 1/√3। अब थोड़ा सा इसको ओपन कर लो यार, 45 को, इसको 3 × 15 लिख लो, तो 15 × 4 60 हो जाएगा, 60 और ये √3 आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये सवाल मज़ेदार है। अब कैसे, क्या मज़ा है इस सवाल में, वो तो करके पता चलेगा, कुछ चीज़ें करने के बाद ही पता चलती है। देखो भाई, इस सवाल को पहले देख लो, इसको डिवाइड करना है 34 और 14 से, ठीक है ना। तो एक चीज़ जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, क्या, कि जो x⁻n - y⁻n जो है, अगर n इवन है, इफ़ n इज इवन, तो इसका फैक्टर x - y भी होता है एंड x + y भी इसका फैक्टर हो जाता है। बाकी जो भी टर्म, जो भी तीसरा फैक्टर आएगा आ जाएगा, बट ये तो 2 फैक्टर इसके हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा x⁻n + y⁻n का फैक्टर भी होता है, x + y होता है, बट ये तभी होता है, तभी संभव है ये बात, जब n इवन हो, सॉरी n ओड हो, इफ़ n इज ओड, अदरवाइज x + y इसका फैक्टर नहीं आएगा। अब ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ी हुई है, मैं तो जस्ट आपको याद ला रहा हूँ, है ना। एक्सप्लेन तो आपको, एक्सप्लेनेशन वगैरह तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को अगर हमने इसमें अप्लाई किया, पहले वाले को नहीं, फर्स्ट वाले को हमने अगर यहाँ अप्लाई किया इसमें, तो क्या आ जाएगा, 25 + 19 कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और 25 - 19 6 आ जाएगा। तो यार ये तो ना तो 44 यहाँ पर है ना 6 यहाँ पर है ना, मतलब उससे डिवाइड, उससे डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी हमको। अच्छा यहाँ पर अगर 25 + 8 या -8 करें, तो 25 + 8 करोगे तो कितना आएगा, 33, और 25 - 8 करोगे तो कितना आएगा, 17। अच्छा 17 आया, ठीक है, 25 - 8 से 17 आया, ओके। अच्छा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया अगर इन दोनों में से, है ना, मतलब इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 25 - 8, मतलब इसको
पावर 190 भी है, हाँ, ऐसा, और माइनस कॉमन ले लिया तो देन ये दिस इज 19 रेस टू 190 माइनस 2 रेस टू 190, देन तो 25 माइनस 18 जो है वो 17 हो गया। और यहाँ पर देखो अब 19 माइनस 2 भी क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। 19 माइनस 2 जो है दिस इज इक्वल टू 17। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 70 से डिवाइड हो रहा है ये, और 34 से डिवाइड होने के लिए उसको 17 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड कैसे प्रूव करोगे, वो प्रूव कर देंगे हम। 2 से डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हैं, इवन और ओड से। अगर कोई नंबर इवन है यानी कि 2 से डिवाइड होगा, ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये नंबर क्या आएगा वो देख लो। अच्छा 25 का कितने में पावर करो, वो नंबर हमेशा ओड ही आएगा। 19 का पावर कितना भी कर लो, किसी और नंबर का पावर कितना भी लगाओ आप, हमेशा ओड ही आएगा। तो इन दोनों में अगर आप देखो तो ओड माइनस ओड हो जाएगा इवन, इवन माइनस इवन भी इवन होगा, और प्लस इवन भी इवन ही होगा। यानी कि ये एक इवन नंबर है, ये पूरा नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा नंबर एक इवन है। अगर इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, और 70 से डिवाइड हो रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो क्या 34 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात प्रूव हो गई क्या? हाँ हो गई। अब बात रही 14 की, तो 14 से डिवाइड होने के लिए 7 और 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, और 2 से डिविजिबिलिटी हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब बस प्रूव करना है कि क्या 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यानी 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए देखो 19 माइनस 2 तो 17 आ रहा है, ये तो नहीं है। और 19 प्लस 2 कर दो कि 21 7 से डिविजिबल है। लेकिन 25 प्लस 18 जो होता है ना, वो होता है 43, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे बाकी में भी अगर आप चेक करोगे ना तो 7 से डिवाइड नहीं आता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कि 34 से तो डिवाइड हो रहा है बट 14 से नहीं हो रहा। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18, 19, 20। ठीक है, तो 18 वाले में क्या लिखा है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 एंड डिजिटल बाई 5 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, तो देखो 40,000 बड़ा करना है ना, रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 0, 1, 3, 4, 5, 6, और 40,000 से बड़ा नंबर होने में उसमें भी 6 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं 5 से काम चल जाएगा। ठीक है, 5 से काम चला लेंगे। अब जब भी अगर कहीं 0 आ जाता है ना, 0 अगर आ गया और रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, तो फिर कैसेस बना लो, है ना, ये सिखाया गया है कि कैसेस बना लो, क्योंकि उसमें फिर नंबर ऑफ चॉइसेस 8 फर्स्ट प्लेस, या जिसको क्या बोलोगे आप, इसको कौन सा प्लेस बोलोगे यहाँ पर, इस वाले प्लेस को जो भी आप नाम दोगे, यहाँ पर फिर आपको 5 चॉइसेस की दिक्कत आएगी अगर आपने केसेस नहीं बनाए तो मैं कौन से केसेस बनाने की बात कर रहा हूँ कि 0 भाई, सवाल जो है ना, सवाल में क्या बोला है, पहले सवाल को समझो कि 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 40,000 से बड़ा होना चाहिए और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो एंड में 0 और 5 आएगा, तो 0 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अब और रिपीट कर नहीं सकते, तो अगर यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ पर फिर 5, यहाँ पर आप 0 नहीं रख पाएंगे, मतलब 0 के अलावा बाकी सब रख देंगे, तो चॉइसेस कुछ अलग आएंगी। मतलब अब यहाँ पर 0 नहीं रखना, तो यानी कि आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 चॉइसेस है। ठीक है ना, बात समझ में आया। अब मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, ये बात याद रखना कितनी चॉइसेस थी यहाँ 0 रखने के बाद में, इस वाले के लिए 5, बट अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया, अब बताना जरा कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पर, 0 आप रख नहीं सकते, तो कितनी चॉइसेस आ गई, 1, 5 जो है वो रख दिया जाए, और 0 रख नहीं सकते, तो 1, 3, 7, 9 रखने, यानी 4 चॉइसेस आई। ठीक है, तो देखो चॉइसेस कम ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए बोला गया कि केसेस बना लो पहले, मतलब एक बार में काम नहीं चलेगा कहने का मतलब। तो चलो केसेस बना ही लिया, मतलब यहाँ 0 रख ही दिया हमने, यहाँ पर केस 2 बना लेंगे जिसमें एंड में 5 आ जाएगा, क्योंकि नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो एंड में तो या तो 0 रखेंगे या फिर 5 रखेंगे। तो भाई ठीक है, केस 1 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भर दिया हमने, 0 भर दिया, तो अब
अब अच्छा ये बात भी ध्यान रखना है सवाल में कि 40,000 बड़ा रखना है, तो 0 भर दिया तो फिर 579 ही हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो 3 चॉइसेस हमारे पास हैं इस जगह के लिए, 5, 7 और 9। मान लो कोई भी उनमें से कोई भी एक भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि 0 हट गया और मान लो कि 7 भर दिया हमने। अब यहाँ पे तो कुछ भी भरो इन 3 जगह पर, और ऑप्शन कितने हमारे पास, एक, ठीक है, मतलब ठीक है, 1 2 9 भी है, 9 भी अवेलेबल है। अरे भरा कौन कौन सा था यार, 0 और 7 भर दिया था ना, ठीक है ठीक है। तो 1 3 5 9 4 ऑप्शन है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से 0 को भरी दी है, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर नंबर, 12 इंटू 3 36 इंटू 2 72। यहाँ पे अगर 5 बढ़ दिया तो भैया फिर तो बात ये है कि जो हमारा ये वाला प्लेस है, ये वाला, यहाँ पर तो आप 7 और 9 में से 2 ही भर पाएंगे। यहाँ एक तरीके से 5 को भरी दिया है, ठीक है ना। तो 7, मान लो कि 7 हमने भर दिया है यहाँ पर और 5 भर दिया है वहाँ पे, तो भाई 4 नंबर बच जाएंगे, मतलब है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 8, 8 इंटू 3 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 हो गया 48। इनका सम कर लो कितना आ जाएगा, 120। तो ये आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना यार एक बार। अगला सवाल है 19, इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। रेशनल टर्म के सम की बात करें तो रेशनल टर्म कैसे बनेगा कि 1/5 और 1/3 है ना, और इधर 15 है, तो इसको जनरल टर्म से लिख लो, जनरल टर्म लिख लो। तो जनरल टर्म हो जाएगा 15CR 5 पावर 1/3 का पावर R, और 2 पावर हो जाएगा 15 माइनस R 15 माइनस R डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 पावर में हो जाएगा 15 माइनस R डिवाइड बाई 5, 5 पावर में R/3। ठीक है, तो अब रेशनल बनाने के लिए जो 2 की पावर और 5 की पावर है वो ऐसे आनी चाहिए कि भाई 2 कंप्लीट 2 का पावर इंटीजर या आ जाए ना, या होल नंबर आ जाए, 2 और 5 का पावर होल नंबर आ जाए ना, वो बेटर वर्ड रहेगा यूज़ करने के लिए। तो यानी कि R जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर 15 माइनस R जो होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 माइनस R इज मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल टू, यानी कि 5K टाइम्स होना चाहिए, और R जो होना चाहिए इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यार 5 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल, और इसको 15 माइनस R को 5 का मल्टीपल बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, R इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस, थोड़ा सा मैं इसको इससे लिख रहा हूँ, R इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5K, 5 को मैं निकाला तो 5K1 ऐसे लिख दो, यानी कि R को 5 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, और मतलब कि 15 का मल्टीपल होना चाहिए कहने का मतलब। तो 15 का मल्टीपल होने के लिए तो भाई 2 ऑप्शन हैं आपके पास, फिर 15C 0, मतलब R 0, R का वैल्यू 0 कर दो, या तो ये 0 भी 15 का मल्टीपल है ना, 15 0 जा 0। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बट ठीक है, R की वैल्यू 0, R का वैल्यू 15 ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 15, तो सम ऑफ द रेशनल टर्म पूछ रहा है, तो 15C 0 आ जाएगा, और 5 पावर 1/3 पावर कितना 0, और 2 पावर कर दो यार, 2 पावर 1/5 का पावर 15 प्लस 15 से 15 कर देंगे, और 5 पावर 1/3 का पावर 15, तो 2 पावर 3 प्लस 5 का पावर 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5 है ना, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 625 इंटू 5 कर लो यार एक बार, 3125 आना चाहिए,
तो यानी कि 3133 होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं यार। A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Then the total number of ways this can be done. 5-digit नंबर इसको 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। अच्छा, ये कितने नंबर हमारे पास? 6 है। तो अगर हम इन सबका सम करें, या फिर चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करें, तो कितना आ रहा है सम? सोचो कितना आ रहा है? 5 और 4 9 और 3 9 3 12 12 और 3 15 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है। जीरो अभी हमने यूज नहीं किया है, तो यानी कि ये तो डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड हो रहा है भाई ये तो, और वही तो चाहिए। तो ये तो केस बना दिया, दिस इज वन ऑफ द केस। अच्छा, हमने जीरो हटाया, और जीरो इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं यार, है ना, ठीक है ना, जीरो इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 ऐसा बोल सकते हैं कि, है ना। तो यार कि कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि 3 का मल्टीपल हटा दो यार। अब 3 का मल्टीपल यहाँ पर एक ही वो है 3, तो अगर जीरो को ले लो अगर आप, जो कि केस 2 बनेगा, तो जीरो को ले लो 3 की जगह पर, सम 12 आ जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर नंबर बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे नंबर बन जाएंगे कितने भाई? जीरो को, अब जीरो को आप यूनिट, मतलब जो भी ये प्लेस है, जो भी मतलब लास्ट वाला जो प्लेस होता है, वहाँ पे जीरो को यूज़ नहीं करोगे आप। तो इस जगह पे आपके पास 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है। तो ये आ जाएगा 4 × 4 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा 96। 120 + 96 कितना हो रहा है? ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा यार। ठीक है भाई, तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल है, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाले। क्वेश्चन नंबर 21, द पॉइंट्स आर कॉर्नर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया, स्लोप से कर देंगे इसको, स्लोप वाले कंसेप्ट से, कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। कुछ भी कर लो यार, ए सी कर लो या बी सी कर लो, है ना। तो यार ये तो मतलब बहुत आराम से हो जाएगा, इसको तो क्या डिस्कस करें। हाँ, ये सवाल अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि इफ़ 7 डिवाइड्स 32 पावर 32 पावर 32, देन रिमाइंडर बताना आपको ना। 32 का मतलब सवाल में क्या लिखा हुआ है? 32 लिखा है, सॉरी, 32 का पावर 32 और उसका पावर 32, इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर बताना है। तो ध्यान से देखो, पहले 32 पावर 32 की मैं बात करूं, तो ये किस टाइप का नंबर होना चाहिए या है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस 32 को लिख दिया 2 पावर 5 32, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर में 160 हो जाएगा। 2 पावर में कितना हो गया? 160। 2 का पावर हो गया 160, ठीक है ना। डिवाइड करना है 7 से। अच्छा, ये 32 जो है, ये भी, इसको 32 को भी आप क्या लिखोगे? 2 पावर 5 लिखोगे। अच्छा, 2 पावर 160 किस टाइप का नंबर है? किस टाइप का नंबर, ये बताओ पहले तो। अच्छा, यहाँ 7 से डिवाइड करना है, तो इस 2 को हमको 8 बनाना है ना। यानी कि हमको 2 का क्यूब चाहिए, तो हमको एक 3 चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ 3 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 2 पावर 160 को कर देते हैं यार, इसको ऐसा करते हैं कि 160 क्या चीज़ है? 160 यार, वो तो क्या चीज़ है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 का जो आपका साइक्लिसिटी होता है, वो होता है 4, है ना, होता है। मतलब कि अगर 2 में अगर 4 के कोई नंबर है, तो उसका
ठीक है ना। जब 2 पावर 4 के कोई नंबर होगा तो ठीक है, मतलब साइक्लिसिटी से जाएंगे स्क्वायर। 2 पावर 4 के है तो 160 है, तो लास्ट डेट क्या होगा? या इसको ऐसे देख लो ना, इसको 3 का मल्टीपल में तोड़ना है ना इसको, तो 3 माइनस में लिख दो इसको, 3 माइनस में लिख दो, हटाओ यार, 3 माइनस में लिख दो, 3 का मल्टीपल पता चल जाएगा। तो यहाँ से पता करेंगे 3 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें सारे टर्म में 3 आएगा, बस एक टर्म में 3 नहीं आएगा। वो टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला 160C0 160C160 होगा, सॉरी, और -1 पावर 160, जो कि 1 हो जाएगा। बाकी सारे टर्म में 3 रहेगा, यानी कि बाकी सारे जो नंबर है वो 3 लैम्डा 3 के मल्टीपल्स है, यानी कि एक लास्ट नंबर बच गया जिसमें जो है सिर्फ 1 आएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आएगा क्या, है ना। लास्ट वाला जो नंबर है वो 3 लैम्डा प्लस 1 है। इसे डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 लैम्डा प्लस 1, तो उसको अब यहाँ पुट कर देते हैं 3 लैम्डा प्लस 1, यानी कि नंबर हो जाएगा 2 पावर में 15 लैम्डा प्लस 5, उसको 3 प्लस 2 लिख लेते हैं 5 को, तो यानी कि हो जाएगा 3 का मल्टीपल प्लस 2 को मैं निकाल रहा हूँ बाहर, जो कि 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाता है 8 को लिख दिया 1 + 7 या 7 + 1, जो भी आपको अच्छा लगे उसका पावर के। ये नंबर हो जाएगा 7 कुछ K1 + 1 टाइप का नंबर, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। सिमिलरली जैसे वो एक्सपेंड किया तुमने 3 - 1 पावर 160, तो ये नंबर आ जाएगा 7 × 4 K1 + 4। अब ये जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल है और रिमाइंडर आ रहा है 4। फाइनल आंसर आपके सामने है, रिमाइंडर इज 4। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल सोल्व हो गया। मतलब यहाँ पर सवाल को इसको वापस मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमने सबसे पहले इसको सोल्व करके लेके आया कि ये जो नंबर है 32 पावर 32 वो 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप का नंबर है। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमको ये जो बेस वाला 32 था इसको 2 पावर 5 लिख दिया था, और अब उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो भी यहाँ से निकलेगा, जो कि 3 लैम्डा प्लस 1। अच्छा, 3 में ही क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको 2 का क्यूब बनाना था 8, और 8 को 7 + 1 लिखना था। क्योंकि 7 + 1 क्यों लिखना था? क्योंकि डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, इस वजह से। तो बात समझ गए ना पूरा, है ना, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। अगला सवाल है ना 23 वाला सवाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 22 वाला अच्छा सवाल था ये बहुत पहले चैलेंजिंग प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। 2022 या 23 के चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप देखोगे ना, सॉरी 2022 वाले, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम में आपको मिलेगा ये वाला सवाल 22 वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बाद में, अच्छा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिलेगा और ये सवाल बाद में जेईई मेन में भी आया है। क्या पता कोई जेईई मेन जो भी पेपर बना रहा हो वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम देख रहा हो, मे भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 23 क्वेश्चन नंबर 23 है ना, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट। अब देखो 1 + x⁻20 जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 21 टर्म्स आएंगे, यानी ओड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, और वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 21 + 1 / 2, यानी कि 11th टर्म हो जाएगा। और 11th टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो 20C10 आ जाएगा। अब इसका रेशियो लेना है किसके साथ में, 2 मिडिल टर्म आएंगे इस वाले एक्सपेंशन में, और वो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, 19 + 1 / 2, यानी कि 10th टर्म और 11th टर्म होंगे। तो 10th टर्म कैसे आएगा, 19C, उसका कोफिशिएंट 19C9 आ जाएगा, और उसका अगला वाला टर्म जो होगा उसका 19 कोफिशिएंट 19C10 आ जाएगा। तो अच्छा, इनका जो सम आएगा इन दोनों का वो हो जाएगा 20C10, तो आंसर आ जाएगा 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1 23 वाले का। अब बहुत आसान सवाल मिडिल टर्म वाले कंसेप्ट पर। लास्ट के 2 सवाल बाकी हैं, 24 और 25। 24 देखो उसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ वर्ड्स
with or without meaning that can be formed from all the letters of the word, letter in which vowels never come together. ना वोवेल्स जो है साथ नहीं आने चाहिए. तो पहले टोटल इसको ऐसे करते हैं, टोटल माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, टोटल माइनस व्हेन वोवेल्स कम टुगेदर. तो टोटल जो है वो तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं टोटल. उसमें से भी ई 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है. तो 2 फैक्टोरियल माइनस वोवेल्स तो 2 ई हैं, उनको साथ में लेकर के बांध दिया स्ट्रिंग मेथड से. बाकी 4 बच गए, तो 4 और 1 5 यूनिट हो गए ना. 5 यूनिट हो गया ना भाई. 2 ई तो एक साथ ले लिए, बाकी जो एल टी और आर बच गई. तो 4 ये और 1 ये 5 को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि 2 टी जो है वो आइडेंटिकल है ना. इनके लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको तो एक ही मान लिया गया और इनका इंटरनल एलिमेंट भी नहीं पॉसिबल है, मतलब एक ही तरीके से हो पाएगा. तो आंसर ये आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना भाई, है ना. लास्ट सवाल पे आते हैं. क्या बोला गया है, द 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 सच दैट ईच डिजिट इज यूज एटलीस्ट वंस. हर डिजिट को कम से कम एक बार तो यूज करना पड़ेगा. यानी कि अगर हमारे पास डिजिट 5 है और 6 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि कोई एक डिजिट रिपीट करना पड़ेगा. अब कौन सा डिजिट रिपीट करना चाहिए, 1 2 3 4 5. इन 5 में से कोई भी एक डिजिट रिपीट कर दो. इन 5 में से कोई भी एक डिजिट रिपीट कर दो, है ना. मान लो कि जैसे 7 को कर दिया, तो 7 को रिपीट कर दो. बाकी कितने बच गए, 1 3 5 9 बच गया. 1 2 3 4 5 6 ना. इन 6 को अरेंज करके कितने बन जाएंगे नंबर, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 2 बार आया था तो 2 फैक्टोरियल कर दिया. तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 2 360. तो आंसर आ जाएगा ये 6 इंटू 5 30 1800 आंसर आ जाएगा ना. 1800 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका. आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा. ये हमारा पेपर डिस्कस हो गया. तो जैसा कि बोला गया था आपको कि नेक्स्ट पेपर जो है नेक्स्ट वेडनेसडे होगा 5 और 7 12 शायद 12 तारीख को होगा, 12 फेब को, जिसका सिलेबस जो है स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड बाइनोमियल थ्योरम ये होगा. तो उसको डिस्कस करेंगे.